A very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by Saurabh sir. बच्चों, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है। इस क्रैश कोर्स की सीरीज में अभी तक हमने डे 1 से लेकर डे 7 तक के टॉपिक्स देख लिए। आज हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज का डे 8 है। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक होगा और अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स को सीखा। आई होप सो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ रहे हैं और आप उन पर रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं। देखो क्या होता है, अकेले वीडियो को देखने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता। इस वीडियो को देखने के बाद जो वीडियोस हम जो आपके लिए पूरी मेहनत करके बना रहे हैं, इन वीडियोस को देखने के बाद आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। बेटे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उन क्वेश्चनों से आपको बार बार लड़ के उन क्वेश्चंस को अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, जो जेईई मेंस और नीट के रिगार्ड में हमारा जो ये पूरा कोर्स चल रहा है, आप इसका भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर इससे बेनिफिट अपना गेन करिए और इन कमिंग फ्यूचर बहुत अच्छा रिजल्ट में आप उसे कन्वर्ट करिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डे 8 हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज का और देखते हैं क्या टॉपिक है। नया टॉपिक जो आज का है क्रैश कोर्स 2020। बेटा जेईई मेंस नीट के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। डे 8 है, 14th ऑफ मे है। 7th ऑफ मे से क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, आज 14th मे है। तो बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है क्रैश कोर्स का, वो क्या है। बेटा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे बेटे वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक है। शॉर्ट में इसको हम लोग WPE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो IIT जो नीट के रिस्पेक्ट में देखें तो WPE शॉर्ट में इसको बोल दिया करते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये क्या टॉपिक है और इसमें किस तरह से चर्चाएं की जाए। तो बहुत ध्यान से इसको पहले सुनना। ठीक है, इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चैप्टर बहुत बेसिक है, एक तरीके से ऐसा मानो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके IIT जो नीट के लिए। क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले सुने ध्यान से। ठीक है, किस तरह से हमें चैप्टर में प्रोसीड करना है। मेन चीज हमें इसमें क्या सीखना होगा, वर्क क्या होता है बेटे, एनर्जी क्या होती है। वर्क आप लोग हाँ बहुत सही आंसर दे रहे हो बेटा। वर्क क्या होता है, DW इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट DX। ठीक है, फिर उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होगा तो उसमें हम कांस्टेंट फोर्स की वजह से, वेरिएबल फोर्स की वजह से देखेंगे। उसमें एरिया अंडर कर्व के अंदर भी देख लेंगे, किसी कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट करें या पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गिवन वेरिएबल्स के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा डेटा हम देखेंगे। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये वर्क, वो वर्क, कई सारा वर्क। ठीक है, वर्क देखेंगे, वर्क कितने टाइप का होगा। ठीक है, उनसे कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। फिर वर्क में आने वाला फोर्स कितने टाइप का होता है। भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, DW इक्वल्स टू F डॉट DX। तो ये फोर्स कितने वैरायटी का होगा, कई वैरायटी होती है। हमें चैप्टर में 2 वैरायटी देखनी है। कौन कौन सी, एक होगा कंजर्वेटिव नेचर का, एक होगा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करे उसकी एक वैरायटी, जो पाथ ऑफ ट्रेवलिंग पे डिपेंड ना करे उसकी अलग वैरायटी। कुछ फोर्स ऐसे होंगे जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसे एक वैरायटी का नाम देंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी देखेंगे। एक जो पाथ पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे मूव किया। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो फ्रिक्शन में होता है जिस तरह से, तो उस फोर्स को भी देखेंगे। उस फोर्स के बेसिस पे वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक चीज समझाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के लिए डिफाइन है, कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। फिर देखेंगे एनर्जी क्या चीज होती है। ठीक है, कि भाई किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए आपको, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कितने टाइप की होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हाफ mv² होती है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu² होती है। ये खास बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्विवेलेंट होगी, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये mgh मेरे पास स्मॉल अमाउंट की है या ह्यूज अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बेस पॉइंट को कैसे लेकर डिफाइन की जाती है। फिर वर्क डन के बाद जब एनर्जी की बात कर चुके होंगे फिर पावर पे आ जाएंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क DW/dt इज कॉल्ड पावर।
फिर एफ डॉट भी देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर होगा, वेक्टर होगा, ये तमाम सारी बातें इसमें करेंगे। फिर कोलिजन की बात करेंगे, हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, और पूरा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझिएगा, देखिएगा। तो पहली बात मैं अगर कहूं इसमें वर्क क्या चीज होता है, भाई अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क क्या चीज होता है बेटे, तो सबसे पहले तो ये बात कर ले कि वर्क ऐसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क होता है क्या है मेरे बेटे, dw इक्वल्स टू एफ डॉट dx, या एफ डॉट dx मेरे पास हो जाएगा। आप कई बुकों में देखो तो एफ डॉट ds बोल दो, या उसको एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर बोल दो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी जो मेरे पास dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आया, मैं जानता हूं दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर देता है, स्केलर आंसर देता है। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है बेटे, स्केलर आता है। तो dw इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ जाएगा। अगर टोटल के लिए निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो टोटल वर्क डन आ जाएगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ जाएगा। कैसी बात क्लियर है। चलो अगली बात देखें। अब बात आती है सही ds वेक्टर का मतलब क्या होगा और f वेक्टर कितने टाइप का होगा। तो एक चीज अगर इसमें समझ लें, बहुत ध्यान से इस बात को देख लेना कि मान के चलो ये अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू को देख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ds वेक्टर क्या चीज होगा, तो ds वेक्टर मेरे पास क्या होगा, ये होगा dx i कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। फोर्स की वैल्यू कुछ मेरे को दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स की वैल्यू मेरे को उसने दे दी, ये दे दी fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस और fz k कैप। इस तरह से इसने मेरे को वैल्यू दे दी और मेरे से पूछा वर्क डन बता दो। WT का मीनिंग है टोटल वर्क डन, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। तो जब f का ds के साथ में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, मैं जानता हूं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो ये क्या बना मेरे पास fx dx, ये हो जाएगा fx dx प्लस ये क्या हो जाएगा fy dy और ये क्या हो जाएगा fz dz। इस तरह से टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बेटा देखो ध्यान से, हाँ बेटा तो जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन ने ये बोला कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, उसको मैंने स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर तक, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। मैं जानता हूं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है dw इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास f डॉट dx। अब यहाँ स्प्रिंग फोर्स है तो हमें स्प्रिंग फोर्स Fs देना होगा। मैं जानता हूँ हुक्स लॉ से, भाई मान के चलो ये कोई स्प्रिंग होती, ठीक है, इसकी अभी नेचुरल लेंथ अगर L है, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, अगर इसकी नेचुरल लेंथ से मैं इसको x स्ट्रेच कर देता हूँ, तो स्ट्रेचिंग के दौरान इसमें फोर्स, अगर मैं स्ट्रेचिंग इस डायरेक्शन में दूंगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा kx, और माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, तो माइनस kx यानी आपके इलोंगेशन जिस डायरेक्शन में दे रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मेरे पास अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके चलूं सिर्फ, तो dw इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास kx dx, जिसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या किया जाए, इंटीग्रेट। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं तो टोटल के लिए क्या करूं, इंटीग्रेट। कहां से लेके कहां तक, जो उसकी लेंथ है 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो l अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा kl²/2। ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन x की पावर n का आता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपन n+1, तो h dx x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वर्क डन आ गया। अब वैल्यू पुट करना बाकी रह गया। k की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन पर मीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125 जूल, 0.125 जूल। देखो क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आगे बढ़े, 0.125 जूल इसका आंसर आ गया। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा अगले क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। अगले क्वेश्चन इसमें मैंने 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली क्वेश्चन करवाया था आपको इससे पहले वाला, ये उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और ट्राई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, और अगर लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ये भी
कमेंट सेक्शन में बताइए तो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको दिया हुआ है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, कि एक फोर्स है 10 + 0.5x न्यूटन का है, जो कि किसी पार्टिकल पे x डायरेक्शन में लगता है, x मीटर में है। तो वर्क डन कैलकुलेट करके बताइए इस फोर्स के द्वारा कहां से कहां तक, फ्रॉम x = 0 to x = 2 मीटर, x = 0 से x = 2 मीटर के बीच में जो वर्क डन इस फोर्स के द्वारा होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी जो करना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, जो कि रेस्ट में है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 20 kg। ये 20 kg मास का ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, रेस्ट में यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0। आगे उसने बोला कि फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाइड होता है उसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने क्या किया 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो मेरे को फर्स्ट सेकंड में बता दो। तो वर्क डन में जानता हूँ कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी होगा। तो फोर्स तो मेरे पास कितना है 5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट मेरे को कैलकुलेट करना है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, s = ut + ½ a t², सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन u तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो u 0 है, तो ये क्या हो जाएगा ½ a t² a और t²। ठीक है, अब मैं जानता हूं एक्सेलरेशन a को मैं क्या लिख सकता हूं, f/m, f = m है, तो a = क्या लिख सकता हूं मैं, f/m। तो मैं सीधा इसकी जगह वैल्यू नोट कर दूंगा, a = f/m। ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो किया है, तो इसको ऐसे शो कर लो, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कैलकुलेट क्या कर दोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा f² t² 2m। ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ गया कैलकुलेट। वर्क इसमें वैल्यू पुट कर दो, फोर्स कितना बोल रहा है 5 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 25, टाइम कितना बोल रहा है 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, और ये 2, और ये कितना हो जाएगा 20, यानी 5 4 जा 20 और 5 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 5/8 जूल। ये इसका आंसर आ गया। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। 5/8 जूल इसका आंसर आ गया। देखो बेटा ध्यान से अगला क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान से अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसमें क्या बोला आपसे, सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें चेन दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में आपको चेन दे दी गई। क्या बोला है, चेन कभी सुना है क्या, चेन को नहीं गले में पहनते हो आप। ठीक है, एक चेन है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। चेन है मेरे पास जिसका मास क्या है कैपिटल एम और जिसकी लेंथ क्या है कैपिटल एल। ये पूरा एम मास है और जिसका टोटल लेंथ एल है। ठीक है, उस चेन का 1/nth पार्ट हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। इस चेन का, पूरी चेन का 1/nth पार्ट, 1/nth पार्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ अगर एल है तो 1/nth पार्ट यानी इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे बेटे, टोटल लेंथ अगर एल है तो जो ये हैंगिंग कर रही है, टंगी हुई है, अगर उसने 1/nth यानी l/n, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी l/n। तो 1/nth पार्ट जो है टेबल के नीचे टंगा हुआ है। वर्क डन मेरे को कैलकुलेट करना है टू लिफ्ट दैट पार्ट अप टू द सरफेस ऑफ टेबल, यानी जो ये पार्ट हैंग कर रहा है टेबल से नीचे, इस पार्ट को सरफेस तक लिफ्ट करने में मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये वर्क डन मेरे को कैलकुलेट करना है। तो पहले की एक चीज देखो, वर्क डन मेरे को कितना करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली वर्क डन क्या होता है, dw क्या होता है, ये होता है मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बात ये आती है कि मेरे को जो फोर्स देगा, फोर्स जो मेरे को यहाँ हैंग करने में यहाँ लगाना पड़ेगा, वो कितना लगाना पड़ेगा, जितना इस पोर्शन का वेट होगा, अरे जितना इस पोर्शन का वेट होगा जिस वजह से वो नीचे टंगा हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट की वजह से, उतना अगर मैं फोर्स लगा दूंगा और जो डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक करना है तो वर्क डन आ जाएगा। तो देखो क्या किया जाए, इसमें क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, हमने माना कि यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा इस चेन का छोटा सा टुकड़ा मान लिया, छोटू एलिमेंट मान लिया। इस एलिमेंट का डिफरेंशियल छोटू मास क्या है dm, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ है dx। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे जाके माना, x डिस्टेंस पे जाके। तो छोटू मास को कैलकुलेट करेंगे, dm को कैलकुलेट कर लेंगे। तो dm कितना आ जाएगा मेरे पास, भाई जो dm है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी 1d है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, इनटू पैरामीटर ऑफ वैल्यूएशन। ये ट्रिक में बता चुका हूं आपको, टोटल क्वांटिटी
यानी मास डिवाइड करना तो टोटल मास डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे, और कितने के लिए निकालना है, डीएक्स के लिए, तो ये डीएम आ गया। इसका वेट कितना आ जाएगा इतने सेगमेंट का, तो वो कितना आ जाएगा, डीएम इंटू जी, ये वेट आ जाएगा। यानी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया मेरे पास m/l इंटू डीएक्स इंटू जी, एम जी, ये बन गया मेरे पास वेट है छोटे एलिमेंट का। इसको कहां तक लिफ्ट करना है मेरे को, इसको लिफ्ट करना है x डिस्टेंस तक, तो ये मेरे पास आ गया इसका छोटे से का वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया मेरे पास इस पोर्शन का, इस एलिमेंट को लिफ्ट करने का वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके l/n, 0 से लेके कहां तक, l/n तक। यानी अगर मैं इसमें एक चीज समझूं, यहाँ x0 था और टोटल यहां तक जाना है, 0 से लेके l/n तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से l/n तक जो टोटल लेंथ जाना है, तो कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो क्या मिलेगा मेरे को, तो ध्यान से देखें, इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यानी m/l और g ये बाहर आ गया। x dx का क्या हो जाएगा, x²/2, तो 2 भी बाहर ले लूंगा, क्या हो जाएगा x², तो x² यानी अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l²/n² यानी l²/n²। आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका क्रैश कोर्स देख रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जो बीच की छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है ये आप करने में सक्षम है बेटा। अगर आपको इसमें जेन्युइनली डाउट आती है कैलकुलेशन में, तो आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट चेक करिए, क्योंकि वो उसमें फिजिक्स का डाउट नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रैक्टिस का डाउट है, ठीक है, आप उसको ध्यान से समझिए। तो ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन आपको आता है बेटा, इसका फॉर्मूला बेसिक जनरल से फिजिक्स में लग भी क्या रहा है, x dx का इंटीग्रेशन, तो x²/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, mgl/2n²। तो L से ये पावर कैंसिल आउट हो गई, तो जो मुझे वर्क डन टोटल मिला, टोटल वर्क डन कितना मिला, mgl अपॉन, और ये क्या मिल गया मेरे को, 2n², mgl/2n²। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज required to lift this portion, total portion on the surface of table। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, ये फॉर्मूला कई टीचर तो इसका डेरिवेशन करवाते भी नहीं है, कई टीचर तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक की तरह याद कर लेना, लेकिन लॉजिकली आना चाहिए आपको। बात क्लियर है, चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। हाँ बेटा देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखना। उसमें बोला अगर f की वैल्यू मेरे पास ये है, तो वर्क डन मेरे को 0 से 1 तक बताइए, ठीक है। अब एक चीज समझो, कैलकुलेट कर लेते हैं, हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, कैसा फोर्स है, वेरिएबल, तो वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन f.dr वेक्टर, f.ds वेक्टर, f.da। अब देखो तो क्या करें इसमें, f कितना है मेरे पास, x³ i कैप प्लस y की पावर 4 j कैप डॉट, dr वेक्टर क्या लेते हैं, तो dr वेक्टर लेते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप, अगर इसमें z होता तो dz k कैप भी ले लेते, तो ये क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप। अगर ये k की टर्म्स होती तो इसमें तो dz k कैप भी ले लेते, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 2,2 तक लिमिट लगानी है। तो इसका इसके साथ जब करेंगे तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल x³.dx, तो ये क्या होगा मेरे पास x³.dx और प्लस ये क्या आ जाएगा y की पावर 4.dy, ठीक है। लिमिट क्या लगाएंगे, तो 0 से लेके 2 तक और ये 0 से लेके 2 तक, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x³ का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, x की पावर 4/4 और लिमिट क्या लगेगी इसमें 0 से लेके 2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा y की पावर 5/5, y की पावर 5/5 और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके देखा ये, तो देखो तो क्या करें इसमें, अब आपका काम रह गया बस बेसिकली, तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, लोअर लिमिट तो 0 है, जो भी सॉल्व करके आंसर आ जाए तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट आई, एक चीज इसमें ध्यान से देखो, एक चीज इसमें देखना, फोर्स मेरे को ये दिया हुआ था, ठीक है, और मेरे को कैलकुलेट करवाया गया था वर्क डन। अब मैं जब इसमें एक चीज लॉजिकली समझूं, मान के चलो ये मेरे पास x³ i कैप और y की पावर 4 j कैप है, ठीक है, मैं क्या करूं, इस फोर्स को डिफरेंशिएट करके एक बार चेक करूं, वैसे करके देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या करूं, df डेल्टा f या डेल f अपॉन, अगर मैं बात जब x वाले कंपोनेंट की करूं तो किसके रिस्पेक्ट में करूं, y के रिस्पेक्ट में, और जब मैं y के रिस्पेक्ट में y का कंपोनेंट कैलकुलेट करूं तो करूं मैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जरा करते हैं क्या आता है मेरे पास, तो देखो
इसमें सबसे पहले x कंपोनेंट कौन सा ये वाला और y कंपोनेंट कौन सा ये वाला, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मेरे बेटे, तो x कांस्टेंट मान के y तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 0। अरे भाई मेरे पास और जो चीजें कांस्टेंट मान के इसका करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में तो y है ही 0, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी 0। अब मैं एक चीज देखूं, ये मेरे पास बराबर आ गया, जिस किसी गिवन फोर्स की वैल्यू को, अगर मेरे पास गिवन कोई फोर्स की वैल्यू है उसके लिए मैं इस तरह से अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करके देखूं, यानी अगर फोर्स का एक्स कंपोनेंट ले रहा हूं तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं पार्शियल डिफरेंशिएट, और अगर वाई कंपोनेंट ले रहा हूं तो पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करूं। मैं ये मान के चलूंगा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, और नहीं आता तो हमारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में उसमें आप देखिए एक बार क्या बोला, पार्शियल डिफरेंशिएट करके मैं इसको चेक कर लूं, अगर ये इक्वलेंट आता है, दोनों इक्वल आते हैं, अगर जेड होता है तो उसको भी करके देखते हैं, सारी टर्म्स को अगर इक्वल आता है वो, तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। और अगर नहीं आता तो उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। अभी इक्वल आ रहा है तो इसी वजह से फोर्स कौन सा कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है, कंडीशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने की, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू थी इसलिए कैलकुलेट करने, मैंने इजिली कैलकुलेट कर लिया, मेरे को इस क्वेश्चन में पाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी। मान के चलो अगर क्वेश्चन ऐसा होता जो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई ना करता, तो जिसे बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव, तो उसमें पाथ की भी आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट में आपसे क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट में ये बोला कि फोर्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या दी है मेरे बेटे, फोर्स की वैल्यू दी है इसमें आपको वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और क्या बोला कि भाई साहब पार्टिकल है जो कि वाई इक्वल्स टू एक्स के अलोंग मूव करता है। अब एक चीज सुनना, ये वाई इक्वल टू एक्स क्या है, एक ही पाथ है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स का एक रास्ता है, एक पाथ है जिसके अलोंग कोई पार्टिकल मूव करता है जिसमें फोर्स इतना लग रहा है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। कहां से कहां मूव करता है, तो 0,0 से लेके 1,1 तक मूव करता है। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और जो लगेगा वो थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन जो हम प्रोसीजर अभी तक सीखते आ रहे हैं वर्क डन का, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का, पहले हम वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो सुनना क्या किया जाए इसमें, अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर, अरे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर कहां से लेके कहां तक, तो 0,0 से लेके 1,1 तक दिया हुआ है। एफ की वैल्यू रिपोर्ट कर दूंगा बेटे, तो एफ की वैल्यू कितनी है इसमें, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस, और ये क्या है एक्स स्क्वायर जे कैप। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है, डॉट डीआर वेक्टर। डीआर वेक्टर मैं जानता हूं क्या होता है, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब अगर इसमें z की टर्म होती तो वो भी यूज कर लेते, अगर z की टर्म होती मेरे बेटे तो उसको भी यूज कर लेते। तो क्या किया जाए इसमें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और ये dx, वाई स्क्वायर dx प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब एक चीज समझना, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर लो, अगर सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट लगा लो, उसमें इंटीग्रेशन कोई बुराई नहीं है। जैसे इस पे लगा लिया मैंने और इस पे दोनों को सेपरेट कर लिया। अब बहुत ध्यान से समझो, आप यहां भी फंस जाओगे, जैसे भैया एक्स होता तभी तो इंटीग्रेट करते, अगर यहाँ वाई होता तभी तो डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, इस बात को पकड़ना, गलती कहां हो रही है अपन से, या हमें कहां जाके क्वेश्चन में उलझ जा रहे हैं, तो समझना बेसिकली क्यों उलझ गए हैं। अगर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर डीएक्स तो तुरंत कर देते एक्स क्यूब बाय 3 आ जाता, और इधर होता वाई स्क्वायर डी वाई तो वाई क्यूब बाय 3 आ जाता, हमें कोई समस्या नहीं आती, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है कि सर यहाँ तो डीएक्स है तो एक्स होना चाहिए था, लेकिन वाई है। तो अब एक चीज सुनना, इसी समस्या को मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि दो वैरायटी के फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। इससे जो पहला क्वेश्चन किया था हमने वो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, यानी उसमें आपको पाथ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। अगर आप इसमें कंडीशन लगा के देखो तो सेटिस्फाई नहीं होगी। वैसे देख लेते हैं चेक करके, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है इस फोर्स का, ये वाला। अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 2y आएगा, और इसका y कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 2x आएगा। क्या 2y और 2x बराबर है आपस में, नहीं है बराबर। इसका मतलब वो कंडीशन जो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई और डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो पहले भी क्वेश्चन में कंडीशन बताई थी आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव चेक करने के लिए। सो व्हाट डज इट मीन, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या देना पड़ेगा, उसको पाथ, उसने दिया हुआ है। अब देखो पाथ का यूज करते ही क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। पाथ क्या दिया है कि पार्टिकल जो है y इक्वल टू एक्स
x के लॉन्ग मूव करता है। अगर y इक्वल टू x के लॉन्ग मूव करता है यानी ये क्या एक रास्ता है जिसके लॉन्ग मूव करता है। तो अब क्या करा जाए, इसमें क्या करो, जैसे y की जगह x पुट कर दो, तो x पुट कर दोगे y की जगह, मैं यही पुट कर दूं डायरेक्ट, आपको यही करके बता दो इसको, ये तो आपने देख ही लिया। y की जगह अगर मैं x पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर dx, और इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, y पुट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर dy। अब लिमिट लगा दोगे, क्या 0 से लेके 1 1, तो 0 से 1 और 0 से 1, ये तो बन गया लल्लू सा क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। ये क्या आ जाएगा x क्यूब बाय 3 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास y क्यूब बाय 3। इसमें भी लिमिट क्या रहेगी 0 से 1 और इसमें भी लिमिट 0 से 1, तो सॉल्व कर लोगे तो सीधा सीधा 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 जूल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया इसका वर्क डन का 2/3 जूल आ गया। तो मैंने आपको कंजर्वेटिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सिखाया, नॉन कंजर्वेटिव बात की आवश्यकता है। चलो आगे देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़े, ध्यान से समझो। हाँ बेटा, तो आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। हमने वर्क सीखा, अब देखते हैं जरा पावर क्या चीज होती है। तो पावर पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं पावर, तो पहली चीज पावर क्या होती है। पावर होता है, आपने सुना होगा वर्क अपॉन टाइम, या हम एक चीज जानते हैं कि वर्क क्या होता है मेरे पास, जो पावर होगा वो बेसिकली क्या होता है, पावर को मैं dw/dt भी लिख सकता हूँ, अरे पावर को मैं dw/dt भी लिख सकता हूँ, या पावर मेरे पास क्या आ जाएगी वर्क अपॉन टाइम भी होती है। तो एक चीज समझे इसमें, पावर होती ही क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी F.dr वेक्टर होता है वर्क डन अपॉन, अगर मैं इसमें dt कर दूं मेरे बेटे, तो dr अपॉन dt क्या हो जाती है वेलोसिटी। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी। तो पावर मुझे क्या मिला, पावर मुझे मिला F वेक्टर डॉट v वेक्टर यानी F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो पावर मेरे पास ये मिला। आप चाहे तो ये स्टेटमेंट यूज करो, आप चाहे तो ये स्टेटमेंट यूज करो, किस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आता है पावर पे, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि अगर, ध्यान से समझना इसको, क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, पहले अगर उसमें मैं कांस्टेंट पावर अप्लाई करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, उस ऑब्जेक्ट क्या बताइए वेलोसिटी। देखो बोला है मेरे से क्वेश्चन के अंदर, ये कोई क्वेश्चन है, इसमें ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका मास है, ठीक है, इसमें मैंने कांस्टेंट पावर अप्लाई यानी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। इनिशियली अभी ये रेस्ट में है तो u 0 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे को बता दीजिए, जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को बता दीजिए, ये मेरे से पूछा गया। तो मैं जानता हूं पावर क्या होती है, कांस्टेंट पावर बोल रहा है अप्लाई की गई, तो पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होता है मेरे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी भी एफ भी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाएगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट भी लिखता तो क्या होता है एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो 0 डिग्री। तो मैंने डायरेक्ट सिंपल इसको पावर इक्वल टू एफ इंटू वी नोट कर दिया। चलो भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम एफ इंटू वी मैंने नोट किया। पावर कांस्टेंट टी अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन हुआ है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं एम इंटू एक्सेलरेशन ए को क्या लिख सकता हूं डीवी बाय dt और इंटू v, ए को क्या लिख दिया डी बाई डी टी। अब इस टर्म को एक साथ रहने दो और बाद बाकी टर्म एक साथ कर दो, तो v dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास p बाय एम डॉट डी टी, p बाई एम डॉट डी टी, ये आ गया। इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा टाइम 0 से लेके t तक। इनिशियली रेस्ट में था तो t इक्वल टू 0 पे, जब t इक्वल टू 0 पे u क्या है मेरे पास 0, तो t टाइम में v क्या होगा, तो v dv क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको 0 से लेके v तक और 0 से लेके t तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। u से v करते हैं, चूंकि u 0 है इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिखा है, तो v dv क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू p कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो dt का क्या हो जाएगा t, तो ये आ जाएगा मेरे पास p बाय एम और इंटू टाइम t। तो v कितना आ गया मेरे पास, v आ जाएगा ये √2p बाय एम और इंटू t, ठीक है। यानी जो v है, जो मेरे पास वेलोसिटी आई उसका आंसर ये आ गया। इसमें एक चीज क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी है वो टाइम की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, t की पावर 1/2 यानी √t के प्रोपोर्शनल है। मान के चलो अगर मैं वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेता तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते थे, वेलोसिटी को लिख सकते थे ds बाई dt और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता t की पावर 1/2 के।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी पूछ लेता, पूछा ही है तो आंसर तुम्हारा ये आ गया। लेकिन अगर आगे पूछता तो ये भी निकाल सकते थे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। कैसे निकाल देते? वेलोसिटी क्या लिख सकते थे? ds बाई dt। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आ जाता? ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 dt। और ये निकालना हो तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते, समथिंग अबाउट कांस्टेंट, जैसे √2p/m कांस्टेंट कर लेते और कांस्टेंट आता होगा। तो ये क्या आ जाता मेरे पास? s इक्वल्स टू क्या? t की x की पावर n+1/n+1। तो ये कितना हो जाता है? x की पावर n+1, ये हो जाता 2/3 और t की पावर 3/2। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता वो t की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। क्या बात पिक्चर क्लियर है? आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, फिर आगे देखते हैं। चलो, ये पावर समझाया मैंने आपको। हाँ बेटा, देखो अगला कॉन्सेप्ट। तो हमने जो सीख लिया, वर्क सीखा, पावर सीखा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी का मीनिंग क्या आप जानते हो? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कितने टाइप की? काइनेटिक, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे बेटे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। मैं जानता हूं, अगर एक तो mv² हो गई, दूसरा अगर मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू v लिखूं तो दूसरा फॉर्मेट क्या आ जाएगा? p²/2m आ जाएगा, p²/2m आ जाएगा मेरे पास। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ½ mv² या p²/2m। p की वैल्यू क्या है? मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv। चलो आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो सीधे सीधे तौर पे क्या होती है? mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे बेटे? mgh होती है। और भी इसके अगर फॉर्मेट देखे जाए पोटेंशियल एनर्जी mgh जो मेरे पास होती है, तो रियलिटी में अगर देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है mgh, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh आती है मेरे पास कुछ एजम्पशन के साथ में। आगे अगर देखें तो एक रिलेशन हमें इसमें याद रखना है कि F इक्वल्स टू जो होती है, हालांकि इसकी रिलेशन एक बार आप देख लो। ठीक है, मैंने बताया आपको, अभी उसकी कंडीशन की सिखाई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास आती है मेरे बेटे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि नेगेटिव ऑफ, जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो क्या आता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी अगर मैं देखूं तो डेल्टा यू जो आएगी या du जो आएगी वो कितना होगा? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो du की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास? माइनस F.dr। तो F को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस du/dr। F को क्या लिख सकता हूं? जो कंजर्वेटिव फोर्स है मेरे पास F कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस du/dr। मैं फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में रिलेशन इस तरह से लिख सकता हूं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो अगर मान के चलो ये मेरे को अगर u की वैल्यू दे दी या फोर्स पूछ लिया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और जबकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरह से नोट करते हैं, माइनस बाहर ले लूं तो ये होता है डेल्टा यू अपॉन, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये प्रोसीजर होगा इसको कैलकुलेट करने का, कंजर्वेटिव फोर्स को। अगर पोटेंशियल एनर्जी में होंगे हमारे डेल ऑपरेटर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे। चलो, तो हमने क्या सीखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv² होती है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, रियलिटी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा जो रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? तो F कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस du/dr। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगली बात, अगर एक चीज समझे इसमें एक कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है और वो कॉन्सेप्ट का यूज क्या है? तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी के टॉपिक की, कि अगर फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो एनर्जी होती है, जैसे मैं मान के चलो, अब अगर हम एक चीज देखें, नॉर्मली आपने इसको देखा होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करो तो काइनेटिक में चला जाएगा, काइनेटिक में चेंज करोगे तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेकिन कब डिफाइन है? ये कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन है। अगर फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी तो ये लॉजिक डिफाइन नहीं होगा। तो क्या होता है? तो उस केस में फ्रिक्शन के फॉर्म में हीट लॉस हो जाती है, यूं कह दो हीट के फॉर्म में आपको एनर्जी लॉस हो जाती है। तो समझो आगे इसमें मैं जानता हूं वर्कडन जो होता है मेरे बेटे, वर्कडन क्या होता है? जो वर्कडन होता है, वर्कडन की वैल्यू क्या होती है? तो dw इक्वल्स टू जो मेरे पास आता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्कडन क्या होता है मेरे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? फोर्स को लिख सकता हूं m इंटू ए, और ए को क्या लिख सकता हूं? ए को लिख सकता हूं मैं dv/dt और इंटू ये आ गया मेरे पास dr। ठीक है भाई,
अब क्या देखा जाए तो ये dr बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये क्या मिले मेरे को m v और ये dv और ये मेरे पास है dw। टोटल वर्क के लिए क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके w तक और ये इनिशियल स्पीड u से लेके फाइनल स्पीड v तक। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, टोटल वर्क डन और ये क्या जाएगा, m कांस्टेंट है, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट क्या है, u से लेके अपर लिमिट है v तक। इसको जब फर्दर सॉल्व कर लेंगे मेरे बेटे तो मैं जानता हूं w टोटल इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से बोलूं तो क्या यही काइनेटिक एनर्जी है, तो ये किसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, जितने भी सारे फोर्स हैं सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वर्क डन बाय ऑल द वैरायटीज ऑफ फोर्सेज विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहली बात, दिस थ्योरम इज विदाउट एक्सेप्शन और इस थ्योरम को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। ये था मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगली बात, अगर मैं एक चीज समझूं कि फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसमें एक वर्ड है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, या जिसे टोटल एनर्जी भी बोलते हो, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के समी को क्या बोलते हैं, इसके सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मेरे पास होगा क्या, अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, या यूं कह दीजिए टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। लेकिन अगर फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है यानी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का है तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, वो लॉस होती है हीट के फॉर्म में एंड ऑल्सो इन मेनी अदर्स फॉर्म में लॉस होती है, कुल मिला के कांस्टेंट नहीं होती उस केस में। तो आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल इस सेगमेंट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों मूव कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से एंड बोथ आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स, और दोनों ही ऑब्जेक्ट को मैंने सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करके स्टॉप कर दिया। मेरे को रेशियो कैलकुलेट करके बताइए किस चीज का, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब एक चीज देखो कि रिटार्डिंग फोर्स अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या करा जाएगा, पहले एक्सेलरेशन कितना होगा यानी रिटार्डेशन A इक्वल्स टू F बाई M। अब उसमें बोला स्टॉप फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो मैं इसमें क्या करूं, पहले डिस्टेंस तो निकाल लूं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। फाइनली किसमें आना है, रेस्ट में, तो 0, और एक्सेलरेशन कैसा, चूंकि रिटार्डेशन है तो ये साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे बेटे 2as। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय 2a। एक्सेलरेशन की क्या पुट कर सकता हूं, F अपॉन M, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं u स्क्वायर बाई 2, और एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, F अपॉन और M, यानी M पर आ जाएगा। अब एक चीज देखो, m u स्क्वायर बाई 2, m u स्क्वायर बाई 2 क्या होता है मेरे बेटे, काइनेटिक एनर्जी। तो s की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सीधे तौर पे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन F। अब एक चीज ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी, फोर्स भी सेम था, तो दोनों सेम थे तो उनका रेशियो भी कैसा आ जाएगा, सेम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो ट्रक आएगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी 1:1 रेशियो आ गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझो बेटा। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें क्वेश्चन मेरे को क्या दिया गया, क्वेश्चन में सिंपल मेरे को बस इतना आपसे बोल दिया कि अगर u यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये है तो F वेक्टर मेरे को फोर्स बता दो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन देखा था, F इक्वल्स टू क्या होता है मेरे बेटे, माइनस du बाय dr। इसको मैं चूंकि अगर ये XYZ टर्म्स में दिया हुआ है तो माइनस ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा u बाय डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा y j कैप और प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा z k कैप, यही पार्शियल डिफरेंशिएट करता हुआ इस तरह से नोट कर सकता हूं, तो फोर्स वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं इसको, चलो F वेक्टर इक्वल्स टू क्या, माइनस भाग ले लिया, इस पूरी एक्सप्रेशन को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 2x
वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, इसका क्या हो जाएगा -2, एक्स का 1, वाई जेड कॉन्स्टेंट, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास आई कैप। पार्शियल डिफरेंशिएट में जैसे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x, ये कांस्टेंट मानते हैं, तो ये 0 ये भी 0। चलो अब पूरे एक्सप्रेशन का y के रिस्पेक्ट में करें तो ये 0, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और इसका कितना हो जाएगा -2xz, ये कितना आ जाएगा j कैप प्लस। अब u का z के रिस्पेक्ट में करें तो ये 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे 2z माइनस, और ये 2xy, और ये k कैप में आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स द वैल्यू ऑफ द फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू आ गई F इक्वल्स टू माइनस ड्यू बाई डी आर के टर्म्स में देखा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, नीट और जेईई मेंस में आता है, कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझा जाए। अगर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझो तो क्वेश्चन में आपको दिया गया पहले तो ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, उसको मैंने एक पॉइंट पे रखा। ये ट्रैक जो है रफ है, ठीक है, रफ ट्रैक का मतलब है फ्रिक्शन 0 नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रफ ट्रैक पे रखा। अगर मैं स्लाइटली पुश करने का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाऊं एक्सटर्नल छोड़ दूं, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइटली पुश करूं टुवर्ड्स राइट इस ब्लॉक को, पुश करने के बाद मैंने अपना हाथ हटा लिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स मैंने 0 कर दिया, तो इट स्टॉप एट पॉइंट बी, तो यहां से जाके वो बी पॉइंट पे जाके रुक जाता है। ठीक है, स्टॉप अभी भी रेस्ट में, तो अभी की काइनेटिक एनर्जी 0, और जब रेस्ट में आ जाएगा तभी काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0 बना रहेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ए टू बी, जब ब्लॉक ए से बी जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। आप याद करो, हमने थोड़ी देर पहले वर्क एनर्जी थ्योरम को सीखा था। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स आते हैं, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए। तो पहली चीज एक, चूंकि क्वेश्चन में बोला स्लाइटली, तो स्लाइटली का मतलब स्लाइटली पुश यानी एक्सटर्नल फोर्स फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगाया और हटा लिया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, उसका वर्डन क्या रहेगा 0, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि तो एकदम लगा के हटा दिया आपने, तो वो 0 रहेगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन मेरे को निकालना है, आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव में नेगेटिव में आना चाहिए, वो एनर्जी डिसिपेट करता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा इसमें, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन निकालें तो बेसिकली यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ की भी स्पीड 0, यहाँ की भी स्पीड 0, जो चेंज आ रहा है एनर्जी में वो किस चीज में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी mgh1 माइनस mgh2, तो ये कितना हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2 होता प्लस W, यानी नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज क्या है 0, कोई चेंज नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखूं तो कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो मेरे पास लॉजिकली इस चीज को समझा जाए, mgh1 माइनस mgh2 अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, mg1 माइनस 0.8, तो ये समथिंग आ जाएगा माइनस में 1। जी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में अगर मेंशन करे तो मेरे को 9.8 लेनी है, अदरवाइज मैं 10 लेके सॉल्व करूंगा। जी की वैल्यू 10, मास की वैल्यू 1 मैं साइड ले चुका हूं, जी की वैल्यू 10, h1 माइनस h2 यानी 1 मीटर माइनस 0.8 यानी 0.2, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 0.2, तो समथिंग कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया वर्क डन बाय ये 2 जूल आ गया। निगेटिव शो क्या कर रहा है इसमें, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन शो कर रहा है नेगेटिव में, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आगे देखते हैं। चलो बेटा, हाँ बेटा देखो इन क्वेश्चंस में ये 2 क्वेश्चन दिए गए आपसे, इसमें क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है कि पहले चलो इस वाले को दोनों इसी को देख लेते हैं। जैसे मेरे से क्या बोला गया इसमें कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि h हाइट पर रखा हुआ था, स्मूथ सरफेस है, ये स्प्रिंग लगी हुई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये इसका अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर दूं तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कंप्रेशन जो होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन वो कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये पूछा गया मेरे से। तो मैं जानता हूं एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, यानी अभी इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट मान के चलो इसको ए मान लें और इसको मान लें बी आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, और यहाँ कौन सी में कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी भाई mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 2 mg
2mgh अपॉन k इक्वल्स टू इसका अंडर रूट इक्वल्स टू x इक्वल टू अंडर रूट 2mgh बाय k। x का आ गया, x की वैल्यू कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था। इसमें अगर बोले मैक्सिमम कंप्रेशन तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। ये चमाचम हो गया भाई साहब। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी v अंडर रूट के अंदर, और ये कितना हो जाएगा m बाय k। ये आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू v अंडर रूट m बाई k। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो पूछो। चलो देखो आगे, देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखें। तो अगला कॉन्सेप्ट है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो काम की बात देखना है। इसमें पहली जगह कॉन्सेप्ट को आना चाहिए, लेकिन कोलिजन के क्वेश्चन को इन कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होगा। क्वेश्चन जो कोलिजन की इक्वेशन बनती है बहुत लेंथी इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो कोलिजन फिर कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए। तो तीन तो केस स्टैंडर्ड आपको याद होते हैं कोलिजन के, ठीक है, कि अगर मास सेम होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अगर पहला मास जो आ रहा है बहुत हैवी है, दूसरा मास अगर रेस्ट में है तो ये आपका जिस स्पीड से जा रहा था उसी से जाता रहेगा, और जो रेस्ट में था उसकी स्पीड ट्वाइस हो जाएगी इसके स्पीड के, ठीक है। और अगर जो मास रेस्ट में था, अगर हैवी वाला मास रेस्ट में होता और हल्का वाला मास आ रहा होता तो वो आपका रिटर्न बैक हो जाएगा हल्का वाला मास, और हैवी मास जिस रेस्ट में था उसी रेस्ट में बना रहेगा, यानी रेस्ट में था तो रेस्ट में बना रहेगा। ये केस आपको याद होते हैं। लेकिन इन केस के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको सॉल्व करने में फिर वो पूरी इक्वेशन लगानी पड़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगानी पड़ती है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। हम कोलिजन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर कोलिजन का आता है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आता है, वन डायमेंशनल का कोलिजन का क्वेश्चन आता है, वन डायमेंशन कोलिजन यानी हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन आता है, तो उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। ट्रिक से बेसिकली क्या होता है, वो ट्रिक पहली चीज देखा जाए तो वो ऑब्लिक कोलिजन में भी काम कर सकती है, ऑब्लिक कोलिजन में भी काम हो सकता है उस ट्रिक का, और वन डायमेंशन हेड ऑन कोलिजन में भी काम हो सकता है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है फेस टू फेस कोलिजन, ऐसा नहीं कि मुंह से मुंह टकरा देंगे भाई साहब, मुंह टूट जाएगा, मुंह नहीं तोड़ना है उसमें, यानी वन डायमेंशन यूनि डायमेंशन कोलिजन होगा। अब आगे इसको समझना, पहली बात तो कोलिजन क्या होता है, तो पहले इसको कॉन्सेप्ट हालांकि आना तो चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट देख लो, कोलिजन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर, मोमेंटम का ट्रांसफर, म्यूचुअल इंटरेक्शन, दो ऑब्जेक्टों के मिलन से, उनके आपस में मेल से, उनके आपस में इंटरेक्शन से जो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगा, यानी इसने जो आदान प्रदान किया और जो मोमेंटम का इंटरचेंज किया, उसी को बोलते हैं कोलिजन। एग्जैक्टली। अब आगे देखें कितने टाइप का कोलिजन होगा, तो तीन टाइप का बेसिक कोलिजन हमें सीखना होता है। एक इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन, एक आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा, ऐसा कोलिजन जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, यानी काइनेटिक एनर्जी का इंटरचेंज हो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल रहे, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। इनइलास्टिक में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल रहेगा, मोमेंटम हर वैरायटी कोलिजन में सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। तो इस कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब फ्रिक्शन के दौरान एनर्जी आपकी खर्च हो जाती है, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। चलो अगला देखा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यानी ऑब्जेक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक यानी चिपक जाएगा भाई साहब। तो इसमें क्या बोला, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है, 0। अब मान के चलो इसको अगर रियलिस्टिक सिचुएशन में फील करके देखा तो क्या होगा, मान के चलो m1 ऑब्जेक्ट u1 स्पीड से चल रहा था, m2 ऑब्जेक्ट u2 स्पीड से चल रहा था। अगर कोलाइड करना है तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पहले, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। जब कोलाइड हो गया तो उसके बाद कोलिजन के बाद आगे वाला ऑब्जेक्ट भगेगा, तो भाई ये v2 इज ग्रेटर देन v1, m1 m2 मैंने केस ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपका इलास्टिक कोलिजन का है चाहे इलास्टिक कोलिजन का है, हमें इक्वेशन बेसिक ये तो लगानी पड़ती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैंने पहले क्या लगा इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बेटा याद रखें ये कंडीशनल इक्वेशन है, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में लगेगी, ये ऑलवेज वैलिड है। अगली बात तीसरी इक्वेशन लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, क्या होती है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन यानी कोलिजन के बाद जब सेपरेशन बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी, तो v2 रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1, बड़ा माइनस छोटा। दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी बिफोर कोलिजन जब अप्रोच करेगा एक दूसरे की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किया। तीन वैल्यूज हो सकती है, इलास्टिक,
परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कोलिजन का है। अब आइए इसको पहले आप नोट करना चाहे तो नोट करें। अब अगला देखते हैं इसमें ट्रिक, क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ बेटा ध्यान से देखो, हमें सीखनी है ट्रिक फॉर कोलिजन। कोलिजन की ट्रिक हमें सीखनी है, तो समझो ध्यान से। कोलिजन में आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी स्टैंडर्ड केस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे सारे केस सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे हैं, या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। एक क्वेश्चन का जवाब देना, इस ट्रिक को बाद में सीखेंगे। 2 पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं u1 u2 से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी u1 माइनस u2 या u2 माइनस u1। और अपोजिट में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों के बीच में u1 प्लस u2, पहली बात। दूसरी बात, रिड्यूस मास का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मास यानी म्यू से शो करते हैं, होता है ये m1 m2 अपन m1 प्लस m2 का जो पैरामीटर उसे रिड्यूस्ड मास बोल दिया, ठीक है भाई। m1 m2 अपन m1 प्लस m2 को उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। चलो E का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब जरा ट्रिक एक बार देख लो, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। ये पूछेगा कि 2 पार्टिकल दे देगा, उनका u1 u2 देगा, इनिशियल स्पीड दे देगा m1 m2 देगा, u1 u2 देगा। पूछेगा पहला क्वेश्चन मेरे से फाइनल स्पीड बता दो, m1 वाले की v1 स्पीड क्या होगी, m2 वाले की v2 होगी, तो क्या क्या आंसर होगा वो पूछेगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे और भाई साहब उसका कैलकुलेशन करेंगे, तब आंसर आएगा। और आप इतना माथापच्ची ना करके ट्रिक लगाएं तो कोई गलत काम किया क्या आपने। हम ट्रिक से डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, तो देखते हैं उस ट्रिक को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा फाइनल स्पीड के बाद कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें सीखते हैं। तो पहले फाइनल स्पीड अगर मेरे से पूछी जाए, जैसे मान लो डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही मेरे को दिया हुआ है, किसी वैरायटी का कोलिजन हो मेरे पास, तो अगर मैं फाइनल स्पीड निकालनी तो v फाइनल इक्वल टू 1 प्लस ई का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 प्लस ई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे को अगर v1 निकालना है, v1 तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना आना चाहिए। हमने सेंटर मास चैप्टर में देखा हुआ था। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगी, क्या होती है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से आ जाएगी। तो अगर मैं इससे देखूं तो मेरे पास सेंटर मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, m1 कितना है 1 और ये कितना है 5, m2 कितना है 2 और u2 कितना है 3 अपॉन ये कितना है मेरे पास 3। तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या है 5 प्लस 3 to 6, तो 11 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसकी आ गई मेरे पास मेरे बेटे, सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई। चलो तो फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो 1 प्लस ई कितना दिया है उसमें, क्वेश्चन में 1 दिया है, तो 1 प्लस 1 2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर मैं निकालूं तो कितनी आई मेरे पास 11/3 माइनस ई टाइम्स 1 इंटू किसकी निकालनी है, पहले वाले की। तो अगर जैसे मैं v1 लिख दूं तो पहले वाले की इनिशियल स्पीड नोट कर दो, कितनी दी गई है 5, जो भी इसे सॉल्व करके आ जाए। अब एक लाइन में आंसर आ गया। अगर मेरे से पूछा v2 की बता दो तो कोई बात नहीं है, 1 प्लस यानी 2 इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई थी 11/3 माइनस ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 इंटू और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले की कितनी थी 3। ये आ गया आंसर v2 का। भाई साहब इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं कर सकता। तो और है कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट से निकल के आएगी ये ट्रिक भी, ये भी ट्रिक कॉन्सेप्ट से निकल के आई, कॉन्सेप्ट ही लिखा हुआ है, बस उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन याद ना करनी पड़े। लेकिन भाई साहब ये तो याद करनी पड़ेगी यार, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। क्या v फाइनल इक्वल्स टू 1 प्लस ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी निकालनी है उसकी वैल्यू पुट करना है यहाँ। चलो अगली बात देखें। तो ये v1 v2 समझ में आया। आगे देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालता हूं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, हालांकि इसमें तो लॉस होता ही नहीं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में। मान के चलो ये समथिंग मेरे को दे दिया गया 1/3, ये मेरे को 1/3 दे दिया गया, तो ये मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन बन गया। तो इसमें अगर मेरे से पूछी जाए कि मेरे को ये बता दो तो 1/2 और इसमें आपको देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा हुआ है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई से मैंने शो कर दिया है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये डेल्टा के ई का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मैंने रिप्रेजेंट किया है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के ई से मात्र बस। तो क्या बोला 1/2, ये जो लिखा हुआ ना m1 m2 पर m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो m1 m2 यानी 1 इंटू 2 अपन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब आता है रिलेटिव का स्क्वायर, रिलेटिव स्पीड। तो इन दोनों की रिलेटिव क्या होगी, इसकी 5 इसकी 3, तो 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस ई का स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी 1/3, तो 1 माइनस ई का स्क्वायर यानी 1/9। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होकर आपके पास सामने आ जाएगा।
ये थी शॉर्टकट ट्रिक, आप इससे कोलिजन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या आगे बढ़े बेटा? अब आगे एक चीज और सुनना, कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर ये तो हेड ऑन कोलिजन है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, अगर ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आ गया जिसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग होगा, ठीक है, या लाइन ऑफ कोलिजन अलग अलग होगा, तो मेरे को कैसे कैलकुलेशन की जाती है? तो उसमें कुछ मत करना, सबसे पहले उसका प्रोसीजर सुन लो। प्रोसीजर क्या है? हटाओ, कैलकुलेट करो, लगाओ। क्या बोला? हटाओ, कैलकुलेट करो, लगाओ। इसको ट्राई करके देखना, और अगर डाउट आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसमें आपकी डाउट क्लियर की जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? हटाओ, सॉल्व करो, लगाओ। जैसे मान के चलो आपके पास एक पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन में, एक पार्टिकल मेरे पास मान चलो रखा हुआ है, तो क्या करना, इस पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना। तो जिस डायरेक्शन में दो पार्टिकलों को लाइन ज्वाइन करती है, यानी दोनों ऑब्जेक्टों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग में आप दोनों जो गिवन पार्टिकल जो कि आ रहा था उसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना, उस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो कि सिंपल हेड ऑन कोलिजन की तरह सॉल्व हो जाएगा। उसकी जब वेलोसिटी उसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उसको स्टार्टिंग में छोड़ देना। ठीक है, और जब आंसर निकाल दो उसका, बाद में उसकी वेलोसिटी उसमें जोड़ देना। जोड़ोगे कैसे? ऐसा नहीं कि 2 + 3 5 कर दोगे, वेक्टोरियल तरीके से, एक अगर इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी वेक्टर तरीके से कैलकुलेट करके जोड़ दोगे। सो बेटा अब आगे सुनना, आज का हमारा जो टारगेट था क्रैश कोर्स का, डे 8 का क्रैश कोर्स का, ये कंप्लीट हुआ। हमने पूरी तरह से वर्क, पावर, एनर्जी और कोलिजन को कंप्लीट किया। अब आपका काम क्या है? आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप से इसके डीपीपी को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।